नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 में चल रहे हैं और आपके पर्यावरण और हम पाठ्य पुस्तक से एक पाठ को देखेंगे। और आज की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग एक पहेली को सुनते हैं और इस पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं, इसके उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। और अगर आपको इस पहेली का उत्तर नहीं पता है तो इस पहेली का उत्तर भी मैं बताऊंगी, मगर पढ़ाई के बाद अंत में। तो पहेली क्या है बच्चों? ना खाता हूँ ना पीता हूँ, सबके घर में रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, पर घर की रखवाली करता हूँ। बताइए बताइए क्या? हाँ, कुछ बच्चे तो इसका उत्तर जान गए होंगे, लेकिन जो बच्चे इसका उत्तर नहीं जानते हैं वो इंतज़ार करेंगे, मैं इसका उत्तर बताऊंगी। लेकिन चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने पाठ की तरफ। तो आज का जो पाठ है बच्चों, वो है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो किसी न किसी शारीरिक अक्षमता यानी कि शारीरिक कमी से जूझते हैं, या उनके अंदर कुछ न कुछ शारीरिक कमियां होती हैं, लेकिन फिर भी वो उन सभी कामों को करते हैं जो सभी शारीरिक पूर्णता के साथ रहने वाले लोग करते हैं। मतलब जिनके शरीर में पूरी पूर्णता है वो जिन कामों को करते हैं, और जो जिनके शरीर में कुछ कमियां होती है वो भी उन सारे कामों को करते हैं। तो बताइए बच्चों, क्या दोनों एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे तो देखने में नहीं हैं, लेकिन अपने कामों को करने में और पूरा प्रयास करते हैं वो कि सभी कामों को वो बहुत अच्छी ढंग से करें। तो ऐसे लोगों को या तो हम दिव्यांग कहते हैं या शारीरिक रूप से अक्षम लोग कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई पड़ते होंगे जो एक पैर से या एक हाथ से या एक कान से या एक आँख से या दोनों आँखों से नहीं देख पाते, नहीं काम कर पाते। तो ऐसे जो लोग हैं, क्या उनका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होता है? कैसे पता करेंगे हम? कैसे हम समझ सकते हैं उनके उस कमी को? बच्चों, इसके लिए आपको आज के इस पाठ को देखना होगा और समझना होगा कि वो जो लोग हैं वो कैसे करते हैं और कैसे वो इन कमियों के बावजूद अपने जीवन को पूरी पूर्णता से जीते हैं। चलिए बच्चों, आज का जो पाठ है, पाठ 12, मान गए लोहा। तो मान गए लोहा यानी कि लोहा तो बहुत कठोर होता है ना? और लोहा मानना का मतलब कि उसके गुण को मान लेना, उसके ताकत को पहचान लेना। चलिए हम इस पाठ को देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस पाठ में क्या है। आइए बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि एक पोस्टर लगी हुई है और कुछ बच्चे उसे देख रहे हैं। और उस पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है बच्चों? विश्व विकलांगता दिवस 3 दिसंबर 2012। और ये जो दिवस है इसे मनाया जा रहा है नगर भवन जमुई में। बच्चों, ये जो विकलांगता दिवस है ये क्यों मनाते हैं? इसे मनाते हैं विकलांगों के अधिकारों, सम्मान और कल्याण के लिए। मतलब उनके अधिकारों को बताने के लिए कि उनके क्या क्या अधिकार हैं, उनके सम्मान के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए कौन कौन सी उपाय सरकार कर रही है। तो इसके लिए ये 3 दिसंबर का दिन निर्धारित है। तो सुखदा और संजय तेजी से विद्यालय की ओर जा रहे थे। दीदी, वो देखो, हमारे विद्यालय की दीवार पर बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। संजय ने सुखदा से कहा। हाँ चलो। दोनों दौड़कर छात्रों के बीच पहुंच गए।
विद्यालय की दीवार पर लगे पोस्टर को सभी बच्चे पढ़कर आपस में बातें कर रहे थे। जैसे हमने अभी सबसे पहले पोस्टर को पढ़ा और हमने बताया कि ये 3 दिसंबर क्या है बच्चों, विकलांगता दिवस, जो विकलांगों के अधिकारों, सम्मान और उनके जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि सरकार कौन कौन से उपाय, कौन कौन से कार्य कर रही है कि उनको बहुत सारी सुविधाएं मिल सके। तो इन लोगों ने इस पोस्टर को पढ़ा और उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ। तभी शिक्षक भी वहाँ पहुँच गए। बोले चलो बच्चों, अपनी अपनी कक्षा में चलो, आप सबको कक्षा में इसके बारे में बताया जाएगा। कक्षा में शिक्षक ने सभी बच्चों से पूछा, आपको इस पोस्टर को पढ़कर क्या सूचना मिलती है? तो नरेश ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें देखने, सुनने, बोलने, चलने आदि में कठिनाई होती है, उनके लिए विश्व विकलांगता दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो ये जो कार्यक्रम था, इसी की सूचना उस पोस्टर में दी गई थी कि उस भवन में इस तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो उस कार्यक्रम में क्या क्या होता है बच्चों, कि जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जो जिनमें कुछ कमियां हैं, उसके बावजूद जब वो अपने कामों को पूरी तरह से करने लगते हैं और कुछ अलग करते हैं, तो उन्हें सम्मानित भी किया जाता है और उन्हें बढ़ावा भी दिया जाता है। उनकी सुविधाओं के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलिए देखिए फिर कहानी में क्या हुआ। सुखदा बोली कि कुछ लोगों में ऐसी कठिनाई होती क्यों है? तो शिक्षक ने बताया कि कभी कभी दुर्घटना या बीमारी के कारण कुछ लोगों के शारीरिक बनावट में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी कुछ शारीरिक भिन्नता जन्मजात भी होती है, यानी कि वो जन्म से ऐसे होते हैं। और इन भिन्नताओं के बावजूद ऐसे व्यक्ति हमारी तरह न केवल अपने सारे दैनिक कार्य करते हैं, बल्कि कई ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। तो देखा आपने कि ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों किसी के हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, या जो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, तो या तो किसी दुर्घटना के कारण या जन्म से ही वो ऐसे होते हैं। तो ये कारण थे। देखिए फिर आगे हम देखते हैं। तो आस्था ने कहा कि हाँ, मैंने भी अखबार में हाथों से निःशक्त, यानी कि हाथ नहीं थे, एक लड़की को पैरों की उंगलियों से कलम पकड़कर लिखते हुए का फोटो देखा था। उसने पैरों से लिखते हुए बोर्ड की परीक्षा दी व पास हुई। तो देखिए, है ना बड़े आश्चर्य की बात कि जिनके हाथ नहीं हैं वो अपने पैरों का उपयोग करके लिखने पढ़ने का काम कर रही हैं। तो ऐसा खबर उन्होंने अखबार में देखा था। और हमने ये भी जाना है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो अपनी एक अलग तरह की शक्ति अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। तो देखा आपने, पैरों से लिखना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अपने पैरों को ही अपना हाथ बनाया और उसके बाद पैरों से पूरी पढ़ाई उन्होंने की होगी, तभी तो बोर्ड की परीक्षा में उन्होंने सारे प्रश्नों के उत्तर लिखे होंगे, सारे विषयों को उन्होंने पढ़ा होगा और बोर्ड की परीक्षा उसने पास की। तो है ना बड़े आश्चर्य की बात। तो इसी तरह से हम लोग तो पैर से बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, लेकिन देखिए उसने इस काम को भी आसान कर दिया। तो जो हम नहीं कर पाए वो ऐसे लोग कर पाते हैं। तो सोचकर तो देखिए कितना कठिन है, लेकिन उन्होंने, उस तरह के जो लोग हैं, उन्होंने इसको भी आसान कर दिया। आगे देखते हैं। तो शिक्षक ने बताया कि मैं पहले नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में पढ़ाता था। वहाँ के बच्चों ने
विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर शिक्षक की मदद से एक नाटक प्रस्तुत किया था। सभी ने उसे बहुत सराहा था। बच्चों, सिर्फ लिखना पढ़ना ही नहीं, जो देख नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, या जो जिनका एक पैर खराब है, जिनका एक हाथ नहीं है, वो लोग नाच भी सकते हैं, गा भी सकते हैं, नाटक भी कर सकते हैं। तो शिक्षकों के सहयोग से बता रहे हैं शिक्षक कि उन्होंने जिस विद्यालय में पढ़ाया था वहाँ पे कुछ बच्चे नाटक भी किए थे। तो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है, सुनकर भी आश्चर्य हो रहा है कि कैसे किया होगा उन्होंने। पूरी अभ्यास के साथ, पूरी तन्मयता से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया होगा, है ना। तो देखते हैं कहानी में फिर क्या हुआ। रोज की तरह रात के खाने के बाद सुखना और संजय दादाजी के पास पहुँचे और विद्यालय की बातें बताने लगे। तो दादाजी ने सभी बातें बड़े ध्यान से सुनी और कहा, कल रविवार है, मैं आप लोगों को नेत्रहीन आवासीय विद्यालय ले चलूँगा। दूसरे दिन सुखदा और संजय दादाजी के साथ राजकीय नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गए और विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय एक शिक्षक के साथ आए और सबका अभिवादन किया। तो सुखदा ने देखा कि प्रधानाध्यापक काला चश्मा लगाए थे और हाथों में लाल एवं सफ़ेद रंग की छड़ी थी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि काला चश्मा जो लगाते हैं और उनके हाथों में जब छड़ी होती है तो वो कौन सी अक्षमता के शिकार हैं? उनमें कौन सी कमी है? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। वो नेत्रहीन है और छड़ी के सहारे वो अनुभव करते हैं, छड़ी को आगे ऐसे ऐसे करते हैं, घुमाते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। वो उस छड़ी से एहसास करते हैं, उस छड़ी को आगे बढ़ा बढ़ा के देखते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ा जाए। तो उस छड़ी के सहारे वो आगे बढ़ते हैं। तो इसका अर्थ है कि अगर उन्होंने काला चश्मा लगाया था और उनके हाथों में छड़ी थी, इसका मतलब वो देख नहीं पा रहे थे। और वो लोग कहाँ आए थे बच्चों? नेत्रहीन विद्यालय में। देखिए फिर क्या हुआ। प्रधानाध्यापक कह रहे हैं कि आइए हम सबसे पहले छात्रावास चलें। सुखदा और संजय सोच रहे थे, पता नहीं नेत्रहीन बच्चे कैसे रहते होंगे। छात्रावास में सभी छात्र अपने अपने काम में लगे थे। कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ सामान्य लोगों की तरह स्नानघर और अपने कमरे की ओर आ जा रहे थे। छात्रावास में उनके बिस्तर, पुस्तक आदि ढंग से सजे थे। देखा बच्चों कि वो देख नहीं पा रहे थे, फिर भी वो अपने कामों को बहुत अच्छी तरह कर रहे थे। मतलब अपने जो दैनिक जीवन के कार्य होते हैं ना, कपड़े धोना, पुस्तकों को ढंग से रखना, बिस्तर अच्छे से रखना, वो सारे कामों को वो बहुत अच्छे से कर रहे थे। कुछ स्नान घर की तरफ आ रहे थे, जा रहे थे। तो ये उनके अभ्यास के कारण संभव हो पाया होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, कहाँ हमको जाना है, कहाँ हमें पानी लेना है, कहाँ हमें कपड़े धोने हैं, कहाँ स्नान करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों, वो बहुत अभ्यास करते हैं और उस अभ्यास के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं और अपने कामों को निपटाते हैं। तो ये इन दोनों के लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था कि वो अपने कामों को कैसे इतना अच्छे से कर रहे हैं। देखिए हम लोग आगे चलते हैं। तो संजय ने पूछा, तो कहीं संगीत की आवाज़ आ रही थी। तो संजय ने पूछा कि ये गीत संगीत की आवाज़ कहाँ से आ रही है? प्रधानाध्यापक ने बताया कि यह आवाज़ संगीत कक्ष से आ रही है, हम वही चल रहे हैं। संगीत कक्ष में 8-10 बच्चे तबला, हारमोनियम आदि पर गा बजा रहे थे।
तो प्रधानाध्यापक, वैसे तो इस विद्यालय में प्रायः सभी विद्यार्थी गीत संगीत में रुचि रखते हैं, वो बता रहे हैं। वो पूरे नेत्रहीन आवासीय विद्यालय का भ्रमण करवा रहे हैं सुखदा और संजय को, और बता रहे हैं कि मेरे यहाँ तो सभी बच्चे गीत संगीत में भाग लेते हैं, लेकिन ये जो कुछ बच्चे हैं वो विशेष रुचि के साथ गीत संगीत में भाग ले रहे हैं। देखिए, परंतु कुछ विद्यार्थी तो गायन वादन में बड़े निपुण हैं, जिन्होंने जिला और राज्य स्तर पर कई पुरस्कार जीते हैं। प्रधानाध्यापक महोदय ये सब बता रहे हैं। एक दूसरे कमरे के ऊपर पुस्तकालय का बोर्ड लगा था, वहाँ मोटी मोटी पुस्तकें सजा कर रखी थी। अब नेत्रहीन आवासीय विद्यालय और पुस्तकालय कैसे देखते होंगे, कैसे पढ़ते होंगे, है ना बड़े आश्चर्य की बात। तो क्या नेत्रहीन विद्यालय में भी पुस्तकालय हो सकते हैं? कैसे पढ़ते होंगे वो, है ना बड़ा रोमांचक जानकारी। चलिए देखते हैं कैसे वो पढ़ते थे। देखिए, तो दादाजी बोले, देखो सुखदा, ये पुस्तकें ब्रेल लिपि में लिखी हैं। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में कुछ बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को अंगुलियों के स्पर्श से समझ जाते हैं। सुखदा और संजय यह सब जानकर बड़े प्रभावित हुए। अब देखिए बच्चों, यहाँ जो बिंदु बिंदु आप देख रहे हैं ना, ये जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बिंदु है, उसके बाद दो बिंदु है, तो एक खाली बिंदु है, फिर दो खड़ी बिंदु है, फिर दो पड़े बिंदु हैं, फिर तीन बिंदु है। आप ध्यान से देखिए बच्चों, जिस तरह हम लोग एक कागज़ पर पिन चुभोते हैं तो दूसरी तरफ क्या होता है बच्चों, उभार, है ना, आ जाता है। तो उस उभार को छू कर देखा जाता है कि कितने उभार हैं। तो इसी तरह यहाँ जो बिंदु आप देख रहे हैं, ये कागज़ पर उभरे हुए निशान होते हैं, और ये जो स्लेट होते हैं उसमें भी कुछ बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। तो नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को अंगुलियों से स्पर्श करके ये देखते हैं। ये जब स्पर्श करते हैं तो वो उभार उन्हें पता चलता है कि उभार कहाँ कहाँ है और वो कौन सा अक्षर है या इस अक्षर का क्या मतलब है। और इस तरह से वो स्पर्श को अपना नेत्र बनाते हैं, स्पर्श को वो अपने देखने का प्रयास करते हैं स्पर्श से छूकर। और जब वो समझते हैं कि ये अक्षर इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से वो पढ़ना सीखते हैं। ये एक लिपि है बच्चों। जैसे हमारे भारत में कई तरह की लिपि पाई जाती है, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, है ना। तो इसी तरह से इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। ब्रेल लिपि क्या है बच्चों, कि बिंदुओं का उभरा हुआ स्वरूप, जिसको कि छूकर पता चलता है कि ये लिखा हुआ है कुछ यहाँ, और उसका क्या अर्थ है वो उस भाषा को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों चलिए आगे देखते हैं। तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिक्षक के साथ सुखदा, संजय व विद्यालय के सभी बच्चे पहुँचे। नगर भवन में लगी कुर्सियों पर विभिन्न प्रकार के शारीरिक चुनौती वाले व्यक्ति बैठे थे और दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पोस्टर व बैनर लगे थे। इन पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा निःशक्त व्यक्तियों एवं छात्र छात्राओं के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई थी। जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि ये जो दिवस है वो इन जैसे निःशक्त लोगों के लिए अधिकारों, सम्मान और इनके जागरूकता के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, और उन जैसे लोगों को किसी भी तरह की जो ज़रूरत होती है उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है। जैसे जिनके
पैर से जो चलने में असमर्थ हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करवाना, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए विशेष प्रकार की छड़ी, चश्मे और इस तरह की ब्रेल लिपि की पुस्तकें उपलब्ध करवाना, और जिनके हाथ नहीं हैं या हाथ कटे हुए हैं तो एक अलग तरह के कृत्रिम हाथ लगवाने की व्यवस्था करवाना। बहुत सारे ऐसे जगहों में ये सुविधाएं निःशुल्क प्राप्त होती हैं कि उन्हें दोबारा कृत्रिम हाथ लगाया जाता है, कृत्रिम पैर लगाए जाते हैं, और जो सुन नहीं पाते उनके लिए जो श्रवण यंत्र होते हैं उन्हें उपलब्ध करवाया जाता है कि उन्हें सुनाई पड़ सके। तो इस तरह से इनकी जागरूकता के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके सुविधाओं के लिए इस तरह के दिवस को मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम में ये सभी बच्चे गए हैं और वहाँ वो देख रहे हैं कि वहाँ जो पोस्टर लगे हैं उसमें भी उसकी पूरी जानकारी दी गई है। चलिए देखिए फिर क्या हुआ। तो छात्र छात्राओं को दी जाने वाली सुविधा के बारे में ये जो जानकारियाँ दी गई थी, वहाँ विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर शारीरिक चुनौती वाले व्यक्तियों के लिए विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया था। तो प्रतिभागियों ने बड़े उत्साह से भाग लिया और पोलियोग्रस्त इकबाल अहमद ने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीते। बच्चों, सिर्फ इनके जीवन यापन के लिए ही नहीं, इनके मनोरंजन का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इन्हें खेलने कूदने की भी व्यवस्था करवाई जाती है और इन जैसे लोगों के लिए पैरालंपिक खेल का भी आयोजन किया जाता है कि जो एक पैर जिनका नहीं है उन्हें कृत्रिम पैर लगा के वो दौड़ सकते हैं, वो और सभी खेलों को भी खेल सकते हैं। तो इस तरह से जहाँ ये लोग गए थे सुखदा और संजय, वहाँ पे कुछ प्रतियोगिताएं भी रखी गई थी। तो उसमें जो पोलियोग्रस्त बच्चा था उसने सबसे ज़्यादा पुरस्कार जीता। तो इन सभी घटनाओं का अर्थ यह है बच्चों कि जो भी शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं वो बिल्कुल अलग नहीं हैं, वो भी वो सारे काम कर सकते हैं जो हमारे और आपके जैसे लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और जब उसने बहुत सारे पुरस्कार जीते तो उसके चेहरे से आत्मविश्वास और खुशी झलक रही थी। मंच से उतरते ही बच्चों ने इकबाल को घेर लिया। सुखदा ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, भैया मान गए आपका लोहा। तो सुखदा ने इकबाल अहमद को ऐसा क्यों कहा, भैया मान गए आपका लोहा? लोहा मानना का अर्थ है कठिन से कठिन काम कर पाने की क्षमता को मानना। यानी कि वो जो उस देखने से लगता है कि वो उस काम को नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उस काम को किया। यानी कि कठिन से कठिन काम, जैसे दौड़ना संभव नहीं है तो कृत्रिम पैर लगा के दौड़े। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शारीरिक बनावट के भिन्नता के बावजूद लोग क्या क्या कर लेते हैं, क्या आप जानते हैं? चलिए देखते हैं कि आपने क्या उत्तर सोचा है और यहाँ क्या उत्तर है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि दुर्घटना या बीमारी के कारण कुछ लोगों की शारीरिक बनावट में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी कुछ शारीरिक भिन्नता जन्मजात भी होती है। इन भिन्नताओं के बावजूद ऐसे व्यक्ति हमारी तरह न केवल अपने दैनिक कार्य करते हैं बल्कि कई ऐसे कार्य भी कर सकते हैं जो हम लोग नहीं कर पाते, है ना? आगे देखते हैं। देखिए, सोच कर बताइए बच्चों कि वे लोग ये सब कैसे कर पाते होंगे। सोचिए सोचिए। और हम चलते हैं अगले उत्तर की तरफ। नेत्रहीन व निःशक्त व्यक्ति की पुस्तकें मुख्यतः ब्रेल लिपि में लिखी गई होती हैं और ब्रेल लिपि खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है। नेत्रहीन व निःशक्त बच्चे उन उभरे बिंदुओं को उंगलियों से स्पर्श से समझ जाते हैं और इस प्रकार वे लोग ये सब कार्य कर सकते हैं, है ना? करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों,
नेत्रहीन बच्चे छात्रावास में क्या क्या कर रहे थे? कुछ याद आया? बताइए बताइए। देखिए, वो कर रहे थे सारे काम, है ना। वो कपड़े भी धो रहे थे, स्नान घर और अपने कमरे की ओर आ जा रहे थे। छात्रावास में बिस्तर, पुस्तकें आदि ढंग से सजा रहे थे। इसके अतिरिक्त तबले, हारमोनियम आदि पर गा बजा रहे थे, है ना। इस प्रकार नेत्रहीन बच्चे छात्रावास में विभिन्न प्रकार के कार्य सामान्य लोगों से बेहतर तरीके से कर रहे थे। बच्चों, ये बच्चे कैसे पढ़ते हैं, नेत्रहीन बच्चे? बताइए। हाँ, जो अभी आपने जाना, देखा, उसी के बारे में बताइए। देखिए, नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि में लिखी पुस्तकों को पढ़ते हैं। ब्रेल लिपि एक खड़े आयताकार स्लेट में 6 बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता है और नेत्रहीन बच्चे इन उभरे बिंदुओं को अंगुलियों से स्पर्श से समझते हैं और लिख और पढ़ पाते हैं। बच्चों, आज आपने कितने महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना, है ना, कि ये जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं, जो शारीरिक रूप से दुर्बल, विकलांग होते हैं, उनके बारे में ये जो दिवस मनाया जाता है, ये कितना महत्वपूर्ण है और इनके जागरूकता के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए, इनके अधिकारों के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और अंत में मैं बताऊंगी आपकी पहेली का जवाब। हाँ, बिन खाए बिन पिए मैं रहता हूँ, ना हंसता हूँ ना रोता हूँ, सबके घर में रहता हूँ और सबके घर की रखवाली भी करता हूँ। कौन है वो? अरे हाँ, वो है ताला, जो आप अपने दरवाजे पे लटकाते हैं। रखवाली करता है ना आपके घरों की। हाँ बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, ढेर सारी जानकारियों के साथ और एक नई पहेली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।